क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसीलिए जो मतलब अगर तुमने 15 साल के प्रीवियस ईयर्स लगा लिए हैं तो मतलब वही सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मेंस में तो एटलीस्ट सारे ही रिपीट हो सकते हैं ऑलमोस्ट। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज रेगुलरली दो। पहले स्टार्टिंग में मे बी 10 आए 20 आए, लेकिन अल्टीमेटली वो इंक्रीज करेंगे अगर तुम रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो। एटलीस्ट एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट तो बनते ही हैं। आपको करना है, लेकिन आपको मैनेज करना होगा स्टार्टिंग में। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे रोटेशन वगैरह जो हमारे 12th में भी यूज होंगे उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग है ना, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, मतलब ये सारे सिलेबस होता है जो इम्पोर्टेंट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। So what are your favorite subjects? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई यूज्ड टू स्कोर वेल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स में बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली वहाँ पे दिक्कत आती है जब ऐसा हो सकता है कि एक टॉपिक हमें किसी टीचर से समझ में आ रहा है और दूसरा टॉपिक नहीं आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। मतलब So hello everyone. So today I connect you with the first year students and we ask JEE preparation tips to them. Okay, so we have various questions to them. My first question is, what is the right time to start for JEE? 11th grade, Okay. 11th और 12th से स्टार्ट कर दो, हो जाएगा आराम से। 9 तो 10 से स्टार्ट करना चाहिए। How? मैंने तो 10th के बाद मैंने एक महीना पूरी रिसर्च की थी मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, पेड बैचेस होते हैं। तो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी तो मैंने एक महीना पूरी रिसर्च की और फिर मैंने वही एग्जीक्यूट किया फॉर नेक्स्ट 2 years और मेरी सिलेक्शन हो भी गई थी। अकॉर्डिंग टू मी 9th और 10th में उतना ज़्यादा हमें नहीं पता होता है, और कुछ स्टूडेंट्स को तो 11th में जाके पता चलता है कि हमें जेई के लिए प्रिपेयर करना है करके। तो उस वजह से 9th 10th से एटलीस्ट हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मतलब क्या वेज हैं उसको फॉलो क्या से करना है, कहाँ से कोचिंग लेनी है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फिर 11th और 12th जो प्रिस्क्राइब टाइम है उतना सफिशिएंट है प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें फिर एक्चुअल में कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करेंगे तो उतना काफ़ी है। 9th 10th के बाद 9th 10th से कौन स्टार्ट करना चाहिए और 11th 12th से कौन स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। 9th 10th से वो स्टार्ट करे जिसके घर में कोई गाइडेंस करने के लिए नहीं है, और 11th 12th में वो स्टार्ट करे जिसके घर में कोई गाइडेंस करने के लिए है। वो 11th 12th से स्टार्ट कर सकता है। दोनों के लिए अपना अपना देख लो कैसे किसको करना है। So I feel that initial days are very hectic because before that you are studying only for school exams, but now you are studying for competitive exams. So for average students, it's difficult to cope up with some great mind students. So what can you say about that point? वी आर कोरोना ईयर पास स्टूडेंट्स। सो 11th में मैंने स्कूल जाती थी तो बहुत हेक्टिक होता था। मैं स्कूल टाइम के बाद सीधा ही ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ जाती थी और रात के 1-2 बजे तक पढ़ती थी और फिर अगले दिन स्कूल चली जाती थी, तो वो बहुत हेक्टिक था। लेकिन 12th में आई तो ऑनलाइन कोचिंग से मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरे को बहुत टाइम मिल गया और ठीक था, मतलब 12th में ठीक था, लेकिन 11th में बहुत हेक्टिक था, स्कूल प्लस कोचिंग। एक्चुअली 11th में बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी से रेगुलरली वर्क कर रहे हैं तो वो हैक्टिक नहीं होगा। मतलब थोड़ा पोर्शन कर रहे हैं लेकिन रोज़ कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। लाइक आपके बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, राइट। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते ज़्यादा पढ़ाई पे, तो उनके चैप्टर्स थोड़े से रह जाते हैं और फिर उन चैप्टर्स के कारण आगे जो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो बैकलॉग्स ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक स्टार्टिंग में लगेगा कि टीचर जितना होमवर्क दे रहा है आपको करना है, लेकिन आपको मैनेज करना होगा स्टार्टिंग में। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे रोटेशन वगैरह जो हमारे 12th में भी यूज होंगे उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग है ना, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, मतलब ये सारे 12th में भी काम आते हैं। तो इन सब जो मेजर चैप्टर्स होते हैं, मेजर चंक ऑफ सिलेबस होता है जो इम्पोर्टेंट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। So what are your favorite subjects? केमिस्ट्री, Maths. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई यूज्ड टू स्कोर वेल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स में बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रैमिंग एंड लर्निंग फॉर्मूलाज एंड रिएक्शंस, तो उसमें मैं थोड़ा लैग कर जाती थी। लेकिन मैथ्स वाज माय फेवरेट क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस, उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता था। आई एम स्टिल स्कैर्ड ऑफ कैलकुलस। केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था क्योंकि क्रैमिंग मेरी अच्छी है, तो मैंने एनसीईआरटी मेजरली पूरी याद कर ली थी। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर फिजिक्स और मैथ सबसे बेस्ट रहता है। फिजिक्स लॉजिकल चीजें को थिंक करना एज ए इंजीनियर जहाँ तक प्रेफर होना चाहिए, लॉजिकल रहना चाहिए। तो फिजिक्स और मैथ मेरे लिए सबसे बेस्ट था, केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं था।
And chemistry is good for both JEE. Chemistry NCERT is good for JEE and both because वो same ही syllabus होता है और chemistry NCERT अच्छे से कर लो, that would be enough for JEE and both board examinations. So how can you compare coaching time versus self-study time? सेल्फ एट द एंड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डेफिनेटली प्रैक्टिस टाइम ज्यादा होना चाहिए. तो प्रैक्टिस के ऊपर टेस्ट सीरीज, ओ माय गॉड, टेस्ट सीरीज बहुत ही क्रूशियल है. तो टेस्ट सीरीज पे ध्यान दो. अगर आपकी प्रिपरेशन, आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर, तो टेस्ट देने से ही आपको पता चलेगा कि आपकी लेवल क्या है और उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी. So when can you start test series? Like I used to give test when my chapter was completed, when I was ready for the like after one completion of the chapter, then I used to give the test. There may be chapter wise tests or the Yeah. whole syllabus test at the end. but There we are should go topic with wise chapter wise. test too. So initially starting से ही जैसे जैसे कोर्स खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे टेस्ट सीरीज देनी चाहिए. अगर आप किसी तो वो confidence build अगर up आप किसी कोचिंग में एनरोल हो तो वहाँ पे आपको उसी टाइप के टेस्ट मिलते जाएंगे. आप कोचिंग के टेस्ट को स्किप मत करो. किसी भी हर एक टेस्ट को जैसा जैसे आता जा रहा है उसको फॉलो करते जाओ. और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है उसको टेस्ट को देने के लिए आपका पूरा सिलेबस कवर अप होना चाहिए. वो ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपको एट द एंड टाइम में. I used to solve physics wala quiz, chapter wise quiz, which was really helpful for me during the preparation. So how many hours you study each day apart from coaching as a self-study? That would be enough for to crack JEE. अकॉर्डिंग टू मी 6 hours आर सफिशिएंट और 6 hours देने ही देने चाहिए. अगर हम 11th 12th से स्टार्टिंग करें क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है. लेकिन अगर ऐसा है कि किसी दिन ऐसा होता है कि मूड नहीं होता है पढ़ने का, लेकिन उस दिन भी 1 hour 2 hour मतलब कंसिस्टेंटली तुम्हारा वर्क चलते रहना चाहिए. अगर वो फ्लो टूटता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसको वापस ट्रैक पे आने के लिए. तो एटलीस्ट 1 or 2 hour वो डेली दो, लेकिन वो जरूरी है कि एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल मेंटेन दो. ऑनेस्टली मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मैंने दिन में कितने घंटे पढ़े, लेकिन मैं टॉपिक्स चूज करती थी कि मुझे आज ये काम खत्म करना है तो मैं वो करती थी इर्रिस्पेक्टिव कि कितने घंटे लगते हैं. क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ एक दिन, मतलब लाइक संडे सैटरडे कुछ? हाँ ले लो. ब्रेक रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए. लाइक जब मैंने ड्रॉप लिया था तो उसमें मैं हर वीक सैटरडे या संडे को एक मूवी देखती थी, क्योंकि और कुछ मतलब अगर हम यूट्यूब वीडियोस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं या सीरीज में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम अल्टीमेटली वेस्ट हो जाता है. तो मतलब एक दिन सेटअप कर लो कि सैटरडे या संडे एक दिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, या फिर एक मूवी या कोई एक एपिसोड देख रहे हैं जिससे थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ब्रेक का टाइम फिक्स होना चाहिए और फिर वापस स्टडीज पे आना चाहिए. ये नहीं कि ब्रेक आप खींचते जा रहे हो. सबके साथ ऐसा होता है लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए. या फिर इससे बेटर हो सकता है किसी स्पोर्ट्स वगैरह में, मतलब हम रेगुलर हैं बाहर एनवायरनमेंट में, मतलब थोड़ा वॉक कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. So sometimes what happens is like you are not comfortable with one teacher. I'm not saying that teacher is not good. That teacher may be good, but you are not understanding the concepts. So how can you overcome that? ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन से आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं. इवन पेड बैचेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते ही हैं. अगर आपको कुछ ऑफलाइन कोचिंग में नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब इज हेयर फॉर यू. हाँ डेफिनेटली वहाँ पे दिक्कत आती है जब ऐसा हो सकता है कि एक टॉपिक हमें किसी टीचर से समझ में आ रहा है और दूसरा टॉपिक नहीं आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए. मतलब इनफ टाइम दो ये चीज़ देखने के लिए कि कहाँ से समझ आ रहा है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए अलग अलग टीचर से ट्राई करते रहो, जहाँ पे समझ आ रहा है उस चीज़ को ही फॉलो अप कर लो. मेरी चीजें अलग थी. जैसे अगर किसी टीचर से कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं डायरेक्टली टीचर से बात कर लेता था. तो वो बोलते थे कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम पहले से एक बार रीड डाल के आ जाओ. तो फिर धीरे धीरे ऐसे ट्यूनिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टीचर्स से समझ आने लग जाता है बाद में. मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे, तो जो मैंने 1 महीना रिसर्च में मैंने दिया था, तो उसमें मैंने हर एक चैप्टर का बेस्ट टीचर कौन है यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. तो मैंने वो रिसर्च किया था कि ये चैप्टर के लिए ये टीचर अच्छा है, ये चैप्टर के लिए ये टीचर अच्छा है. तो मेरे को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा था उस चीज़ के लिए, वो मैंने पहले से ऑलरेडी कर लिया था. So how can you compare online coaching versus offline coaching? Offline coaching is best. There is no alternative for offline coaching. But we are Corona students. We have done online coaching, so I have no idea how like offline coaching used to happen. Like no idea. अकॉर्डिंग टू मी दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं. लाइक ऑनलाइन कोचिंग अगर हम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है,
टाइम सेव होएगा, फिर हमें मतलब वो जो ट्रैवलिंग वाला टाइम होता है उसमें बच जाता है, एनर्जी बचती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑनलाइन के ये प्रोज हैं, और लेकिन ऑनलाइन के कॉन्स भी हैं, फिर हम उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप नहीं कर पाते तो उसमें दिक्कत आती है। तो अगर हम पाइल अप नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन अच्छी है, लेकिन ऑफलाइन में ये रेगुलरली तुम्हारा शेड्यूल बिल्डअप रहता है, तो वो तुम उसके लिए कंसिस्टेंट रहते हो, रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हो, तो वो भी उसकी भी प्रोज है। घर पे रह के हम लेजी हो जाते हैं, तो हम पूरे डिसिप्लिन में नहीं काम कर पाते ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में हम पूरा हमारा स्केड्यूल फिक्स होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। और एक चीज के ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये सिस्टम रहता है कि ऑनलाइन में आप कंपटीशन को सामने फेस नहीं कर रहे थे, बट ऑफलाइन में आप बच्चों को देखोगे तो उस हिसाब से आपको कम्पिटेटिव माहौल मिलेगा, तो वहाँ पे आप अपने आप को और अच्छा इवॉल्व कर सकते हो और अच्छा बिल्डअप कर सकते हो अपने आप को। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि तुम कैसे काम कर सकते हो। मतलब अपने ऊपर अगर ट्रस्ट है कि हाँ मैं रेगुलरली वर्क कर सकता हूँ, रेगुलरली सीरीज जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो अप कर सकता हूँ, तो ऑनलाइन बेस्ट है। So what thing is in online coaching, if you have doubt, so how can you interact with teachers? Because doubt clearing is very important to crack JEE, because how can you utilize? मैंने फिजिक्स वाले से कोचिंग ली थी, ऑनलाइन कोचिंग थी मेरी, तो उसमें ऐसे डाउट सेशंस होते थे जिसमें अपने कमेंट कर सकते थे अपने क्वेश्चंस, तो उसके थ्रू। और अगर नहीं हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है तो वो डेफिनेटली हम गूगल, यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। हाँ, मैंने भी प्रयास बैच लिया था, ड्रॉपर बैच, और उसमें हर एक लेक्चर के बाद वो एक डाउट वाला कॉलम आता था जिसमें हम अपने पेज वाइज डाउट पूछ सकते थे, तो वो बेनिफिशियल था। और वो नेक्स्ट क्लास में जो कॉमन डाउट्स होते थे टीचर्स वो एक्सप्लेन करते थे, सो इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर अस टू सॉल्व अ डाउट। मेजरली मैं खुद से ही डाउट सॉल्व करा करता था, ऐसे कंसेप्ट ज़्यादा बिल्ड होते हैं, राइट। खुद से गो थ्रू करो 2-3 बार कंसेप्ट्स को और ट्राई करते जाओ, तो डाउट क्लियर खुद से करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है मेरे हिसाब से। We do have so many apps to explain like every answer of question. So I believe there is tons of difference between JEE and engineering. So how can you compare both? यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है। जेई की लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक थी, वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना जरूरी था, यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे कितना ही सीरियस कोई टॉपर हो, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 वीक पहले स्टार्ट करते हैं पूरा कोर्स, मतलब 1 नाइट पहले भी स्टार्ट करें ना तो वो निपट जाता है। जेई का सिलेबस काफी वास्ट होता है, बट हमारे कॉलेज का सिलेबस हमको पता रहता है कि इतना ही है। 1 हफ्ते पहले या 1 दिन पहले भी आप करते हैं तो भी वो कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, बट जेई का सिलेबस 1 दिन के पहले नहीं कंप्लीट हो सकता। उसकी ज्यादा टेंशन भी नहीं होती है, कॉलेज का टेंशन नहीं ठीक है, होता बस पास होने चाहिए। हाँ So NIT जलंधर कैसा लगा आपको? ठीक है, बड़ा होना चाहिए था कैंपस। थोड़ा सा तो बड़ा होता। हाँ, कैंपस का इशू है, बाकी तो क्लब्स वगैरह, क्लब्स कम्युनिटीज वगैरह काफी ज्यादा है यहाँ पे, और वो सब अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, टीचर्स भी हेल्पिंग है, बट कई कई चीजें थोड़ी थोड़ी लैक। सीनियर्स काफी सपोर्टिव है, राइट। जैसे मैं 4th ईयर के सीनियर से मिला, 3rd ईयर के सीनियर से मिला, 2nd ईयर तो काफी सपोर्टिव है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कॉलेज में कैसा माहौल होगा, रैगिंग ये वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंपस काफी ज्यादा सपोर्ट करता है आपको अपने जूनियर्स को नई चीजों के लिए। तो यही सब है। So any advice you can give to JEE aspirants to who start their preparation just right now? पढ़ो कंसिस्टेंट और रिवीजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। और टेस्ट जरूर देना, टेस्ट के बगैर सीरीज जरूर देना, उससे आपको आपकी आपको कितना आता है वो आपको पता चलेगा। सो टेस्ट सीरीज मस्ट है। कई बच्चे रिजल्ट से डर जाते हैं, बट अल्टीमेटली वो टेस्ट देना चाहिए। अगर तुम्हारे नेगेटिव, स्टार्टिंग में ऐसा भी होता है कई बार हमारी प्रिपरेशन नहीं होती, नेगेटिव में मार्किंग आ रही होती है, तो उसके डर से हम लोग दे ही नहीं रहे होते कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है। और क्योंकि जेई में प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज रेगुलरली दो। पहले स्टार्टिंग में मे बी 10 आए, 20 आए, लेकिन अल्टीमेटली वो इंक्रीज करेंगे अगर तुम रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो तो। एटलीस्ट 1 हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट तो बनते ही हैं, वो तो देने चाहिए। मोस्टली यहाँ पे सब लोग और ड्रॉपर है, एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। मोस्टली यहाँ पे सब लोग ड्रॉपर है। तो एज 12th में हम लोग गलती क्या किए थे कि टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो नहीं करते थे या कंसिस्टेंट रिवीजन नहीं करते थे, उसकी वजह से ड्रॉप लेना पड़ा। तो जो इतने लोग ड्रॉपर है यहाँ पे, उस सब यही एडवाइस दे रहे हैं कि रिवीजन करो और टेस्ट को कंपलसरी है देना। नंबर नहीं आ रहा है डजंट मैटर, बट आप टेस्ट को देने से 3 घंटे की जो सिटिंग है ना, उसे आप लर्निंग सीखोगे। और जेई में उस टाइम बैठोगे जब 3 घंटे का आपकी सिटिंग प्लान अच्छा रहेगा, तो आप वहां पे तो दिमाग जो आपका काम करेगा। बट अगर 3 घंटे का आपकी सिटिंग प्लान अच्छी नहीं है तो उस टाइम आपका दिमाग नहीं काम करेगा। करना कैसे है चीजों को, इंटरप्रेट कैसे करना क्वेश्चंस को,
वो 3 घंटे की सीटिंग जो होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है मेन एग्जाम में। टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो जेई नहीं निकलेगा, ये बात तो पक्की है। हाँ, तो ये- अगर जो ड्रॉपर्स हैं उनकी यही कॉमन मिस्टेक, उन्होंने टेस्ट नहीं दिए थे इसलिए उन्हें ड्रॉप लेना पड़ा। ड्रॉप ईयर में ही उन्होंने टेस्ट ही दिए होंगे क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट सबसे पता होते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप 12th में दो, जितनी ज्यादा दे सकते हो उतनी बहुत अच्छा है। और एनालाइजेशन बहुत जरूरी है, तो आप 2-3 घंटे लो एनालाइजेशन के लिए कि आपकी कहाँ कहाँ गलती है। सो टेस्ट एक हफ्ते में 3 बार टेस्ट तो जरूर ही दो। और टेस्ट के previous- थ्रू ही पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसीलिए जो मतलब अगर तुमने 15 साल के प्रीवियस ईयर्स लगा लिए हैं तो मतलब वही सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट Repeat होते हैं। मेंस में तो एटलीस्ट सारे ही रिपीट हो सकते हैं ऑलमोस्ट। और रिपीट नहीं हुए तो उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा वो Right. तो इसलिए 15 ईयर्स के अगर हम मॉक टेस्ट लगा लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स हैं तो वो सफिशिएंट है। या तो Maths कंसेप्ट में- रिपीट होगा या फिर वो क्वेश्चन रिपीट होगा। ये चीज मैंडेटरी मतलब कंपलसरी हो जाता है, या तो कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा या फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा अगर 15 ईयर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो। पीवाईक्यू काफी क्रूशियल होता है जेई प्रिपरेशन के लिए, उससे एक आपको आइडिया भी मिलता है क्वेश्चन आते कैसे हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो मेजरली ध्यान रखना पीवाईक्यू को कोई भी स्किप ना करो। So I think these tips will be very useful for the students who are preparing for JEE. So thank you very much.